Hello everyone, welcome back to the selection classes. So we are moving to the next topic. कल हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने शुरू किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, उसके बाद में इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो था. इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम वो देखेंगे. तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो रिलेटेड है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. जब हमने देखा था कि लास्ट टाइम पे कि ब्रिटिश ऑन द ईव ऑफ द कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ था, कैसे कैसे बैटल्स हुई थी, इन लोगों ने कैसे कैप्चर करना शुरू किया था. तो इसके बाद में एक इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. कि भाई अब जब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं तो वो कैसे आए हैं, किस पर्सपेक्टिव से आए थे, ये हम इनके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब ब्रिटिश ऑलमोस्ट या था, जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कवर किया था इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो था सारी एम्पायर्स को हटा करके खुद धीरे धीरे वो इस्टेब्लिश होने लगी थी. खुद उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया था. उन्होंने मुग़ल एम्परर्स को हरा दिया था. तो जब उन्होंने मुग़ल एम्परर्स को हराया था तो इट थॉट दैट कि मुग़ल एम्पर को हराना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. सो वील स्टडी अबाउट टुडे कि व्हाट वर द कॉजेस, लाइक सक्सेस क्या थे ब्रिटिश सक्सेस के, ब्रिटिशर्स को सक्सेस कैसे मिली, ऐसे तो उनको नहीं मिली होंगी. सो व्हाट वाज द ब्रिटिश सक्सेस रीज़न. तो अगर मैं सबसे पहले पढ़ूँ तो इनके पीछे का रीज़न क्या था. ब्रिटिश सक्सेस का जो रीज़न था वो ये था कि एक तो इनके पास सुपीरियर आर्म्स मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन था, रेगुलर सैलरी ये लोग प्रोवाइड करते थे. लाइक सुपीरियर आर्म्स मतलब दे आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स रादर दैन ये लोग पुराने हथियारों से लड़ने की बजाय न्यू हथियारों का यूज़ करते थे लड़ने के अंदर. मिलिट्री इनकी स्ट्रॉन्ग थी. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन था. जो इंग्लिश कमांडर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे. सेकंड पॉइंट इसमें अगर हम बात करें तो बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, रेगुलर सैलरी था. हमारे यहाँ पर क्या होता था कि जब इंडियन रूलर्स लड़ते थे तो वो लोग सैलरी नहीं दिया करते थे. एंटिल अनलेस वो अलाउड, मीडिएवल में हम पढ़ेंगे कि सैलरी का रेगुलरमेंट जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बट वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए प्रोलॉन्ग नहीं रहा था. तो जब उनको रेगुलर सैलरी इनसे मिलने लगी थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो इनका ट्रूप्स एकदम वेल डिसिप्लिन था. इन्होंने अपनी मिलिट्री नेवी काफ़ी पे ध्यान दिया. सिविल डिसिप्लिन था. फेयर सिलेक्शन सिस्टम पे ये लोग करते थे, पार्शलिटी नहीं करते थे. और पीछे इनके पास ब्रिलियंट लीडरशिप सपोर्ट थे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी. तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स कर रखे थे. बंगाल में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू था वो बंगाल से जनरेट होता था. तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है कि बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन. मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी. ये आप सबको याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी. सब बहुत इजी सा सन है कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है. ये हुई किस किस के बीच में थी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला, इंग्लिश शुजाउद्दौला, क्लाइव वर्सेस मुनरो, और फिर किसी के बीच में नहीं. ये जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इंग्लिश वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में. तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इस पर बताती हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था. कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो थी, कमांडर रॉबर्ट क्लाइव था वो एट कलकत्ता फ्रॉम मद्रास strengthen the English position in the Bengal. Clive forged a secret alliance with the traitors of Nawab मिर्ज़ाफ़र, रायदुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमी चंद. फिर उसके बाद बैटल हुई थी, यानी कि बैटल हुई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल. उस टाइम कौन थे, सिराजुद्दौला बने थे. अब ये बैटल जो थी ना, ये एक टोटल मतलब एक वन साइडेड बैटल थी. उनको पता था ब्रिटिशर्स को कि वही जीतने वाले हैं. क्योंकि क्या हुआ था, सिराज के कुछ लोग थे जिन्होंने उसके साथ गद्दारी करती थी सिराजुद्दौला के साथ. और वो कौन थे जिन्होंने क्लाइव से सीक्रेट अलायंस बनाया था. वो थे एक तो मिर्ज़ाफ़र, रायदुर्लभ, जगत सेठ, एक बैंकर थे, एक ओमी चंद थे. तो इन लोगों ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ और ब्रिटिशर्स की तरफ हो गए थे. तो इनकी जितनी भी बैटल थी, क्योंकि उस टाइम कमांडर जो था, कमांडर इन चीफ जो था नवाब की आर्मी का, सिराजुद्दौला की आर्मी, वो मिर्ज़ाफ़र था. तो मिर्ज़ाफ़र ने अपने जितने भी 1 लाख समथिंग ट्रूप्स थे ना, 50,000 जितने भी ट्रूप्स थे, उन्होंने लड़ने के लिए मना कर दिया था. तो वो जब ये लोग आमने सामने आई, इंग्लिश और एक ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला जब आमने सामने आए थे बैटल फील्ड के अंदर, तब इसके जो मतलब सिराज के जितने भी ट्रूप्स थे वो लड़े ही नहीं. उन्होंने हथियार ताक दिए. कुछ एक ट्रूप्स थे जो ऑनेस्ट थे वो लड़े थे, तो वो लड़ते हुए हार गए थे. तो इट्स कॉल्ड अ बैटल विदाउट एनी बैटल. मतलब एक ऐसी बैटल है जो बिना लड़े ही जीती गई है. सो दिस वॉज द मास्टर माइंड रॉबर्ट क्लाइव. इसलिए रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री के अंदर. अगर मैं इसकी थोड़ी थ्योरी की बात करूँ तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन जीता, क्लाइव जीता. तो क्लाइव ने फिर मिर्ज़ाफ़र को नवाब बना दिया था बंगाल का. तो मिर्ज़ाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. तो उसने क्या किया था, लार्ज मनी दिया था जमींदारी को. चॉइस परगना जो था वो इंग्लिश को दे दी गई थी. तो बैटल ऑफ प्लासी का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है.
for it laid the foundation of the British Empire in India, and it has been rightly regarded as a starting point of the British rule in India. बैटल established the military supremacy of the English in Bengal. आप समझ रहे हैं, मतलब वो एक ऐसी बैटल जीते हैं सिराजुद्दौला के साथ जिसने ब्रिटिशर्स की जो फाउंडेशन थी बंगाल में उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बरकरार कर दी है. मिलिट्री सुपरमेसी इससे प्रोवाइड होती है अंग्रेज़ों के कि कितने ज़्यादा वो थे, मतलब स्ट्रॉन्ग थे, और उनकी जो मेन राइवल थे फ्रेंच को उन्होंने भगा ही दिया था उस टाइम पे. तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट था. मिर्ज़ जाफ़र ने काफ़ी इनको सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा रेमिडिटी दी थी, पैसे दिए थे, रेवेन्यू दे दिए थे इनको, क्योंकि वो नवाब ऑफ बंगाल बन चुका था. अब आप ये देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी होने के मेन रीजंस क्या थे. हमने पढ़ा था कि दस्तक क्या थे, जो दस्तक इनको दिए गए थे, तो वो दस्तक का ये लोग मिसयूज़ करते थे. ये क्या करते थे, अपने दस्तक किसी और को बेच दिया करते थे, और जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था तो वो दूसरे वालों को मिल जाया करता था. इससे नवाब जो था सिराजुद्दौला उसको लॉस हो रहा था. तो दिस वाज ऑल ऑफ द फैक्टर्स कि इतने सारे रीजन थे बैटल ऑफ प्लासी होने के लिए. तो पहला रीज़न मैंने आपको ये बताया. दूसरा रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ बैटल ऑफ प्लासी होने का, तो ये था कि उन्होंने ना जो फोर्ट विलियम था बंगाल के अंदर, मैंने आपको नहीं बताया था, एक ब्रिटिशर्स ने जो था फोर्ट विलियम जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था, फोर्टिफाइड किया था. तो फोर्ट विलियम के आसपास इन्होंने क्या किया था, वॉल्स फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था. मतलब एक इनको इसके आसपास बाउंड्री वॉल्स बनानी शुरू कर दी थी इन्होंने. इससे ये होता कि बाउंड्री वॉल्स बनाने से कि ये इनका एरिया, जबकि नवाब ऐसा चाहता नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो. बट वही है ना कि मतलब ब्रिटिशर्स थे तो उनको ये वो इस माइंड से सेटअप हो चुके थे कि अब उनको आगे रूल करना है. वो समझ चुके थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें नहीं है. तो इसलिए ये सारी बैटल ऑफ प्लासी लास्ट में लीड हुई थी. तो इसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी कि बैटल ऑफ प्लासी का सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग नींव रख दी थी, फाउंडेशन रख दी थी ब्रिटिशर्स की इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश कमांडर लेड द बैटल ऑफ बक्सर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इसके बाद एक बक्सर की बैटल हुई थी 1764 में. ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, हेक्टर मुनरो, कॉलिन कैम्पबेल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो जो थे वो इंग्लिश कमांडर लड़े थे उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. अब इसको अच्छे से समझना पड़ेगा बैटल ऑफ बक्सर को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स रोल प्ले करेगी यहाँ पर. तो बैटल ऑफ बक्सर हुई कब थी, तो वो आप याद रखो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी. कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो दिमाग में होना चाहिए. लड़े कौन कौन थे बैटल ऑफ बक्सर में, इंग्लिश वर्सेस, सबसे पहले तो आप ले लो नवाब ऑफ बंगाल. अब नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पर बदल चुका था. पहले कौन था, मिर्ज़ जाफ़र. अब उसकी जगह कौन आ गया था, मिर्ज़ जाफ़र जो था वो अच्छी तरह से रूल नहीं कर रहा था, तो इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया था बंगाल का, प्लस नवाब ऑफ अवध. अवध का नवाब कौन, शुजाउद्दौला, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल एम्परर. मुगल एम्परर यहाँ पर कौन थे, शाह आलम II. तो आप ये देख रहे हैं, ये तीनों लड़के किसके खिलाफ लड़े थे, इंग्लिश के खिलाफ लड़े थे. समझ में आया आपको कौन किसके खिलाफ लड़े जा रहा है. तो ये तीनों किसके खिलाफ लड़े थे, तीनों आपस में होकर के इंग्लिश के खिलाफ लड़े थे. और कौन जीता था, और इंग्लिश को जो था वो लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और जीता कौन था, इंग्लिश जीते थे. तो तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे. नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम था, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम II, और इंग्लिश जीता था. तो अब इस बैटल के बाद क्या हुआ, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. इस बैटल के बाद क्या हुआ था कि जो कंबाइंड आर्मीज थी मीर कासिम की, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम II, वो डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेस अंडर हेक्टर मुनरो. समझ आया. 2 अक्टूबर 1764 को इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वॉज शॉर्ट बट डिसीसिव. इम्पॉर्टेंस इस बैटल का ये था कि ना नवाब ऑफ बंगाल जो था, इनफैक्ट दैट नवाब ऑफ बंगाल के अलावा इन्होंने मुगल एम्परर को हरा दिया था. और बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि किसी एक बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस ने किसको हरा दिया, मुगल एम्पायर को हरा दिया, मुगल एम्परर को हरा दिया था, शाह आलम II को. तो इस विक्ट्री ने इंग्लिश के झंडे गाड़ दिए थे, मतलब परचम फैला दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. सबको ये पहुंच गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत वेरी पावरफुल कंपनी. इन्होंने मुगल एम्परर तक को भी हरा दिया, उनको तक को भी नहीं छोड़ा. तो ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड दिस थिंग. गेटिंग माई पॉइंट कि भाई इतनी ज़्यादा होने के बाद, बक्सर की बैटल होने के बाद भी
अब ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कौन उनको हरा नहीं सकता। तो जितने भी मराठास थे ये सारे लोग इससे हेल्प लेने लगे टू रिजॉल्व द इंटरनल पॉलिटिक्स, और इन्होंने भी पैसों के बदले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी सबके लिए, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया के घुस चुके थे, देख चुके थे कि कितनी वीक है हमारी इंटरनल डिप्लोमेसी उस टाइम पे। तो ये सारा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में क्या क्या ट्रीटी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, आप ये देखते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड करी थी। दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हुई थी इलाहाबाद में अगस्त 1765 में। एक तो हुई थी नवाब ऑफ अवध के साथ और एक हुई थी मुगल एम्पर शाह आलम के साथ। तो नवाब जो शुजाउद्दौला थे उसने क्या एग्री किया था कि वो इलाहाबाद और कारा किसको दे देगा, शाह आलम टू को दे देगा, और वो 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करेगा कंपनी को एज वॉर इंडेमनिटी। और बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। शाह आलम सेकंड क्या माना था कि वो इलाहाबाद में ही रहेगा और वो टू बी सीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, कंपनी की प्रोटेक्शन के साथ वो रहेगा। इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेमेंट ऑफ 26 लाख एंड प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन एंड मिलिट्री डिफेंस पॉलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द स्टेट प्रोविंसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये एक ऐसी ट्रीटी थी कि ऐसे कहते हैं कि मुगल एम्पायर के पास कुछ नहीं था, पावर कोई और हैंडल कर रहा था, बस नाम उसका था। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने क्या ले लिया था शाह आलम सेकंड से। एक तो उन्होंने सारे दीवानी राइट्स ले लिए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, राइट। और उसके बाद से जो निजामत राइट्स होते हैं ना, मिलिट्री फंक्शन जो होते हैं, डिफेंस, पुलिस वगैरह, वो सब भी इनके पास में आ गए थे। तो कुल मिलाकर के पावर किसके पास में है? अंग्रेज़ों के पास में। और टप्पा मोहर किसका चाहिए, सील किसका चाहिए? शाह आलम सेकंड का। तो आप ऐसे समझो कि सारी पावर किसने ले ली है? ब्रिटिशर्स ने। तो पावरफुल कौन हुआ है अभी? राइट्स किसके पास है? दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स पर, निजामत राइट्स किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास। और शाह आलम सेकंड कौन है? मुगल एम्पर। और इसका केवल नाम चल रहा है, एक सील चल रही है, एक पेज मान लो, उस पर एक सील इसकी चलेगी शाह आलम सेकंड की। बाकी सारे सिग्नेचर, दीवानी राइट्स, निजामत राइट्स, वो किसके पास है? पूरी पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास। पावर ब्रिटिशर्स के पास है और एडमिनिस्ट्रेशन किसके नाम पर चल रहा है? शाह आलम सेकंड के नाम पर। दिस इज़ अ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा था। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ पे, कि वो इंट्रोड्यूस्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल ऑफ द टू कंपनी एंड द नवाब इन बंगाल। जैसे मैंने आपको बताया, वॉरेन हास्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, नवाब ऑफ बंगाल और लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में, जिसमें क्या होता है, रूल ऑफ टू, कंपनी और नवाब, मतलब दीवानी राइट्स, कलेक्टिव रेवेन्यूज एंड निजामत, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास दीवानी राइट्स है, निजामत राइट्स है, कंपनी ने सारा कुछ एक्वायर्ड कर रखा है। सिस्टम एक हेल्ड कर रहा है एडवांटेज कंपनी के लिए, केवल एक अपेयरेंस ऑफ अथॉरिटी। पपेट इंडियन रूलर कौन है? वो शाह आलम सेकंड है, बस और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। बस ये डुअल सिस्टम बोल दो इन बंगाल, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये डुअल मतलब दो का रूल हो गया ना, एक तो कंपनी का रूल चल रहा है, राइट, कंपनी, और एक नवाब का मान लो, या फिर मुगल एम्पायर, वही एक बात हो गई ना। कंपनी के राइट में कौन है डुअल गवर्नमेंट में? दीवानी राइट्स, यानी कि राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, प्लस निजामत राइट्स। निजामत राइट्स क्या होते हैं? पुलिस, डिफेंस, ये सारे निजामत राइट्स होते हैं। ये सब किसके पास थे? कंपनी के पास। नवाब कौन था? इट्स लाइक अ पापेट, वो सब किसके इशारों पे काम कर रहा है? कंपनी के इशारों पे, दैट्स इट। उसकी तो केवल एक सील चाहिए बस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बस। और सब सारी पावर किसके पास है? कंपनी के पास है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर मैं आपको इस बारे में बात बताऊं कि वो रिमूव विच इंग्लिश कमांडर रिमूव द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हास्टिंग्स, कॉलिन कैम्पबेल एंड हेक्टर मुनरो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हास्टिंग्स ने इसको रिमूव कर दिया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल को 1772 के अंदर। इन्होंने रिमूव कर दिया था डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल में। लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रिमूव किसने किया था? वॉरेन हास्टिंग्स ने 1772 में। तो अब इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी रियल मास्टर बन चुकी थी बंगाल में। पूरा बंगाल इनके पास था, गोविंदपुर से तैनाती, कलिकता तो पहले इनके पास था, 24 परगनास का मीर कासिम ने दे ही दिया था उनको ऑलरेडी। समझ में आया? तो रूल ऑफ द टू चल रहा था, कंपनी का, नवाब का। तो दीवानी राइट्स, कलेक्टिंग रेवेन्यूज, निजामत राइट्स सब कंपनी के पास थी। और बेसिकली कंपनी ने सारे दीवानी राइट्स एम्परर से एक्वायर कर लिए थे, निजामत फंक्शंस बंगाल के सूबेदार से कर लिए थे। किसी के पास कुछ नहीं थी, पावर सारी कंपनी के पास थी, केवल पपेट बने हुए थे ये सब के सब। तो अब इसके बाद क्या होता है? तो अब इसके बाद ये होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब ब्रिटिशर्स को एक पावर आ चुका था। तो देवर लाइक
कि यार अब और डीप में जाया जाता है इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप में जानने लगे थे। तो उन्होंने क्या हुआ था, जाते जाते वो मैसूर तक पहुंच गए, त्रावणकोर में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, हैदराबाद में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हुई थी। तो राइज़ ऑफ हैदर अली का राइज़ इसी टाइम पर हुआ था, फर्स्ट मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे। बेसिकली अगर मैं हैदर अली की बात करूँ तो ही वॉज एन अनएडुकेटेड बट काफ़ी ज़्यादा कीन इंटेलेक्ट पर्सन था। इसने ना अपनी सूझबूझ से काफ़ी वॉर जीते थे अगेंस्ट इंग्लिश। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 to 69 के बीच में। तो इंग्लिश की तरफ से इंग्लिश लड़ रहे थे, मैसूर में हैदर अली था उस टाइम। इनको क्या लगा था कि मतलब अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को क्या लगा था कंपनी को कि बंगाल में इतनी इजी सक्सेस के बाद ये हर जगह कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये अब इंटरनल पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे थे इंडिया की। तो इनको बहुत कॉन्फिडेंट थे मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। तो इन्होंने ट्रीटी करी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ में। आपको पता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद निज़ामुल मुल्क था। उसने ये किया था कि वो उसको नॉर्दर्न सरकार्स दे दें इन लियो ऑफ विच दे सेड दे वुड प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम हैदर अली। उस टाइम हैदर अली इसको बहुत परेशान कर रहा था निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। तो उन्होंने एक समझौता किया, एक ट्रीटी करी हैदराबाद के निज़ाम से कि आप जो है हमें इतने पैसे दे दो और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस हैदर अली से। तो ये इनका एक डील साइन हुई थी, एक पैक्ट साइन हुई थी। हैदर का ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चला था, नवाब ऑफ अरकूट और डिफरेंस में तो मराठास चल रहे थे। तो चेंजिंग अलायंस हो गए थे, निज़ाम, मराठास एंड इंग्लिश तीनों मिलकर के अगेंस्ट हैदर अली के खिलाफ आए थे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में लड़ने। बट हैदर अली ने यहाँ पर समझदारी से काम किया। हैदर अली ने एक डिप्लोमेटिक मूव लिया, उसने मराठास को तो पे कर दिया, जो उनका चौथ प्रदेश मुख्य था, टू मेक दम न्यूट्रल। आप ये समझो हैदर अली के खिलाफ कौन कौन आ रहा था, इंग्लिश तो थे ही हैदर अली के खिलाफ। इन्होंने किसको ले लिया, मराठास को ले लिया कि भाई आप भी चलो हमारे साथ, हम आपको ये दे देंगे, मतलब मैसूर का कैप्चर करने के बाद हम आपको ये सब कुछ दे देंगे। तो ये सब कुछ हुआ था। इसके बाद इनके साथ और कौन आ गया था, हैदराबाद का निज़ाम भी आ गया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी आ गया था। ठीक है, तो ये तीन लोगों ने मिलके, और निज़ाम भी था, तो तीन लोगों ने मिलके किस पर अटैक किया था, वर्सेस हैदर अली पे। ठीक है, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया। बट हैदर अली एक डिप्लोमेटिक था, उसने मराठास को तो एलिमिनेट कर दिया, कैसे, पे करके। ठीक है, आप प्रॉमिस कर दिया कि आप जो भी टेरिटरीज, मतलब मराठास को तो उसने ये बोला कि आप पैसे ले लो, न्यूट्रल हो जाओ। तो मराठास तो यहाँ से गायब हो गए। तो मराठास को तो हम लोग इस पिक्चर से हटा ही देते हैं। अब कौन बच रहा है, इंग्लिश और निज़ाम। तो उसने निज़ाम के साथ क्या किया, निज़ाम को प्रॉमिस किया कि जो भी टेरिटरीज जीती है वो सब टेरिटरीज हम शेयर कर देंगे। तो उसने निज़ाम को भी इसकी तरफ कर लिया, तो निज़ाम भी गया। अब कौन बचा, अब इसमें निज़ाम भी गया, मराठास पहले ही जा चुके थे, अब निज़ाम भी इसकी तरफ हो गए, हैदर अली की तरफ। तो अब कौन बचा, अब केवल एक इंग्लिश बचा, ब्रिटिशर्स बचे। अब कौन बचा, ब्रिटिशर्स बचे। तो बेसिकली कोर्स क्या था, वॉर कंटिन्यू चला था 1-1.5 साल के लिए, बट कोई कंक्लूजन नहीं था। इसलिए हैदर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास। देयर वाज कंप्लीट chaos, panic at Madras, forcing the English to conclude a very humiliating treaty with Hyder on April 4, 1769, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में होती है। इस ट्रीटी में एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट, और हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। ये ट्रीटी हुई थी। तो यहाँ पर आपको समझ आया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कितना कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड था, हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड और नहीं बनाना है, हमें इसको सिर्फ सिंपल रखना है कि इंग्लिश आए थे हैदर अली पे लड़ने, उन्होंने मराठास को, निज़ाम को साथ ले लिया। हैदर अली ने डिप्लोमेट मूव किया, हैदर अली ने मराठास को पे कर दिया और निज़ाम को प्रॉमिस कर दिया कि टेरिटरी शेयर कर देंगे। अब क्या हुआ था, मद्रास में बैठे थे इंग्लिश में, ब्रिटिशर्स उस टाइम फोर्ट ऑफ मद्रास में थे। तो अब क्या हुआ था, हैदर अली उनके गेट के बाहर पहुंच के, मद्रास के गेट के पास, तो उनको डर लगने लगी कि यार ये अंदर ना आ जाए। उन्होंने एक ट्रीटी कर ली। इस ट्रीटी में ये बोला गया था कि प्रिजनर एक्सचेंज होंगे, और इंग्लिश ने बोला था अगर कोई भी एक्सटर्नल पावर हैदर अली पे अटैक करती है तो वो उसकी हेल्प करने हमेशा रेडी आएंगे। तो ये एक एंड हो गया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। किसके साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान इन विच एंग्लो मैसूर वॉर। किस मैसूर वॉर में साइन किया गया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, तो इसको हटा दो, इसका आंसर है सी, ऑप्शन 3। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर तो एक तरह से फेवर में चला गया हैदर अली के। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में आता कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों था और उसके पीछे की ट्रीटी क्या थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जो ट्रीटी हुई थी ना, वो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की।
ये मैंने क्वेश्चंस में इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ये एकदम पूरा थ्योरेटिकल चीज़ हो जाता है, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा ये पूरे थ्योरी के पोर्शन में, इसलिए इसको क्वेश्चंस फ्रेम में नहीं किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में पूछते भी नहीं हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, वो पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि यू हैव टू बी गेट नॉलेजफुल अबाउट दैट, आपको आंसर पता होना ही चाहिए। जैसे अगर आपको नहीं पता फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी तो वो वेस्ट है, तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, सेकेंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। बट हाँ, ये रीज़न जानो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों था। फर्स्ट में क्या प्रॉमिस किया था इंग्लिश ने कि कोई भी अदर एक्सटर्नल पावर हैदर अली पर अटैक करेगी तो वो आएंगे हेल्प करने के लिए। बट हैदर अली ने इंग्लिश पे ये ब्रीच ऑफ फेथ का आरोप लगाया कि जब उन पर मराठास ने अटैक किया था तो इंग्लिश नहीं आ पाए थे, राइट। तो इंग्लिश वो रीजन से नहीं आ पाए थे, तो उनकी हेल्प करी थी फिर फ्रेंच ने। तो इनका जो था साइड किसकी तरफ होने लग गया था, धीरे धीरे हैदर अली का फ्रेंच की तरफ होने लग गया था। तो कॉज ऑफ वॉर तो वैसे ही नेचुरल है, हैदर ने एंटी इंग्लिश अलायंस कर लिया मराठास और निज़ाम के साथ, तो वो कर्नाटक वॉर में कैप्चरिंग अरकूट को फ्रेंच के साथ करके लड़ने लग गए थे। तो जब अगर आप फ्रेंच के साथ हो तो इंग्लिश आपको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया कि मराठास और निज़ाम को हैदर की साइड से हटा दिया, तो इसलिए फिर ट्रीटी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और उसको एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया गया। इसी बीच में जो हैदर अली था वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आया था, तो इसके बाद में ये वॉर चलता रहा। तो फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी एक डिस्प्यूट अराउज हुआ था टीपू और स्टेट ऑफ ट्रावनकोर को लेकर के। बस ट्रावनकोर केरला में था, तो उस समय में था कोचिन फ्यूडेटरी थी टीपू की, बट वो मानते थे ट्रावनकोर वाले कि वो हमारे ट्रीटी के अंदर आता है। तो टीपू ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया था ट्रावनकोर के ऊपर। तो मेन कोर्स था, फिर इंग्लिश आ गए थे। मैंने क्या बोला, इंग्लिश ने बहुत इंटरनल डिप्लोमेसी करी है। इंग्लिश को पता लग गया था कि यार ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, राइट। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, तो उसने ट्रावनकोर की हेल्प करने के लिए बोल दिया कि नहीं, मैं आपको हेल्प करूंगा टीपू के खिलाफ लड़ने के लिए, आप हमें पैसे दे देना और बस बदले में हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली इनका पॉइंट क्या था, टू कलेक्ट द रेवेन्यू मच एंड मच, मोर एंड मोर, जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी थ्योरी आपको बताती हूँ, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से एंड हो जाता है, हैदर अली की डेथ हो जाती है, इसके बाद टीपू सुल्तान फ्रेम में आता है। इसके बाद क्या होता है कि अब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के अंदर क्या ट्रीटी हुई थी 1792 के अंदर, कि हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी वाज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स। 12 महल, दिंडीगुल, मालाबार इंग्लिश को चला जाता है, वाइल द मराठास गॉट द रीजन सराउंडिंग तुंगभद्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। निज़ाम एक्वायर्ड कर लेता है कृष्णा टू बियॉन्ड द पेन्नार। वॉर डैमेज जो था 3 करोड़ रुपीज़ टीपू से लिए जाते हैं। हाफ ऑफ द इंडेमनिटी उसको तुरंत देनी होती है, बाद में वो इंस्टॉलमेंट में देता है। उसके लिए टीपू ने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टेज रखा था इंग्लिश, बट फिर भी टीपू ने अपने दोनों बच्चों को छुड़ा लिया था इस वॉर इंडेमनिटी 3 करोड़ को चुका करके। गेटिंग माई पॉइंट। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सा न्यू गवर्नर जनरल था, सर जॉन शॉ, लॉर्ड वेलेस्ली, जनरल हैरिस या फिर कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इंग्लिश और टीपू सुल्तान ने वही हुआ था, तो टीपू ने सारी शर्तें मान ली थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की, अपने बच्चों को भी छुड़ा लिया था। अब क्या हुआ था 1796 में, हिंदू रूलर जो था वोडियर डिनास्टी का वो मर गया, तो टीपू ने मना कर दिया वोडियर के माइनर सन को थ्रोन पे बिठाने से, खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इंग्लिश वापस इस फ्रेम में आ गए, इसलिए लड़ाई हुई। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कौन न्यू गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली। इससे पहले सर जॉन शॉर थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सर जॉन शॉर को सरपास करके अपनी गद्दी संभाली थी। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का कंक्लूजन सिर्फ इतना था कि टीपू की डेथ हो गई थी बस, और वोडियर ब्रिटिशर्स को मैसूर मिल गया था, बस ख़त्म हो गया। टीपू डिफीट हो गया, तो उसको उनको सबको मिल गया, लॉर्ड वेलेस्ली को, मतलब इन अंग्रेज़ों को सारा कुछ मिल गया था। मराठास को जो जो प्रॉमिस किया गया था वो दे दिया गया था, निज़ाम को भी जो चाहिए था वो मिल गया था, और वोडियन डायनेस्टी के अंदर माइनर राजा को बैठा दिया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टीपू सुल्तान। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीपू सुल्तान हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ही वॉज अ वेरी ब्रेव रूलर, मतलब उसको पायनियर माना जाता है साइंस एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी का। क्यों मानते हैं, क्या रीज़न है, ये मैं आपको पढ़ती हूँ। और उसने ही एक ट्री एस्टैब्लिश किया था, लिबर्टी ट्री, तो ट्री ऑफ लिबर्टी, तो ये इसी ने किया था। इससे भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वो इम्प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रीज़न क्या था। सबका रीज़न ये था, इनको कुछ ना कुछ चाहिए था। इंग्लिश इसलिए कूदे थे बीच में क्योंकि इनको चाहिए थे पैसे। इनको पैसे कैसे मिलते हैं, जब भी सामने वाले टीम को प्रोटेक्ट करते। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का भी रीज़न यही था।
हैदर अली और वो इन तीनों ने अलायंस बनाया, इंग्लिश और मराठास और निज़ाम ने। हैदर अली ने उन तीनों को टर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लिया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी सेम कंटिन्यूड रहा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गए। थर्ड में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हो गई टीपू सुल्तान के साथ। फोर्थ में कौन था? फोर्थ में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। फोर्थ में टीपू सुल्तान मारा गया था और फिर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट पूरा कैप्चर कर लिया था, पूरा एक्वायर कर लिया था। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग बात करते हैं। टीपू सुल्तान वॉज बॉर्न इन November 1750 टू हैदर अली एंड फातिमा। सो अ वेल एडुकेटेड मैन, ही कुड फ्रीली कन्वर्स इन अरबिक में, पर्शियन में, उर्दू में। टीपू एक ग्रेट वॉरियर था, इसको ना टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। एंड गेव मैक्सिमम केयर टू द रेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स पर इसने काफ़ी ध्यान दिया था। इसने अपनी जो आर्मी थी वो यूरोपियन मॉडल पे ऑर्गेनाइज करी थी। टीपू का शुरू से जो इन्फ्लुएंस वो फ्रेंच की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। उसने फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प करी ली थी अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो उसके लाइक हिज फादर टीपू सुल्तान रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेवल फोर्स। तो इन 1796 में सेट अप अ बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी एंड प्लान फॉर अ फ्लीट ऑफ 22 बैटलशिप्स एंड 20 लार्ज फ्रिगेट्स। डॉकयार्ड एस्टैब्लिश होता है। इसमें इतना आपको नहीं पढ़ना, आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है कि टीपू वाज अ पैटर्न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही इज क्रेडिटेड एज अ पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसने मिलिट्री मैनुअल लिखा था एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स। गुड। टीपू वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेट। ही गेव ए सपोर्ट टू द फ्रेंच सोल्जर्स एंड सेरिंगपट्टनम इन सेटिंग अप ए जैकोबियन क्लब। किसने एस्टैब्लिश करवाया था? टीपू सुल्तान ने हेल्प करी थी। इसने टीपू ने खुद को मेंबर भी बनाया था जैकोबियन क्लब का, और इसने प्लांट भी किया था ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीपू। टीपू काफ़ी ग्रेट वॉरियर था। इसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने मार्क ऑन कर दिया कि टीपू पैटर्न था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी पे कहते थे, और टीपू ने एक प्लांट ट्री ऑफ लिबर्टी इस्टेब्लिश करी थी सेरिंगपट्टनम के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज एंडेड विद विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बोथ। तो इसका आंसर है दोनों, ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुरंदर से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ था। अब वही एंग्लो मराठा वॉर का, यहाँ तक तो सारे मराठा वॉर्स हो, मतलब मैसूर वॉर्स पढ़ लिए। अब मराठास अलग स्ट्रगल था इंग्लिश और मराठास के बीच में, क्योंकि मराठा एम्पायर का राइज होने लगा था और मराठास ने इनके दिमाग में कर रखा था दम, अब बार बार चौल सरदेशमुखी मांग करके। तो ये था, तो इंग्लिश ने सोचा कि अब लड़ाई की जाती है। बट इसका एक्चुअल रीज़न जो था ना लड़ाई करने का, वो रीज़न क्या था कि माधवराव की डेथ होती है 1772 में। उनके जो भाई होते हैं नारायण राव, उनको पेशवा बनाया जाता है। बट नारायण राव के जो अंकल है रघुनाथ राव, वो क्या करते हैं, उनको बनाना होता है किसी और को पेशवा, राइट। जो न्यू बॉर्न था सवाई, उसको माधवराव उसको बनाते हैं लीगली, तो नेक्स्ट पेशवा वो होना चाहिए था, पर उनको बनना था रघुनाथ राव को खुद को पेशवा। तो इस वजह से रघुनाथ राव पहुंच गए अंग्रेज़ों के पास हेल्प लेने के लिए, और उन्होंने साइन कर ली ट्रीटी ऑफ सूरत, राइट। फिर उसके बाद में जब वॉर हुआ, लड़ाई हुई, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया बाय मेकिंग देम विद प्रॉमिसिंग कि रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, इसके बारे में इतना आपको डीप जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसने क्या किया। वो एक थ्योरी का एक बहुत मेजर पार्ट आता है। एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न, वो मीन्स पर्सपेक्टिव से पूछते हैं। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ सूरत और पुरंदर के साथ एंड हुआ था। अब यहाँ पर मैंने एक स्लाइड डाला है, इसका रेलेवेंट मैं आपको बताऊँगी इस क्वेश्चन के अंदर। वो इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, वॉरेन हास्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस थी 1798 से लेकर 1805 के बीच में थी, क्योंकि जब तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। क्या है सब्सिडरी अलायंस, बताते हो क्या है। अंडर दिस सिस्टम, allying Indian states ruler was compelled to accept the permanent stationing of the British force within his territory and to pay a subsidy for his maintenance. And the Indian ruler had to agree to the posting of a British resident in his court. Indian ruler could not employ any European into service without the prior consultation with the company, nor he could go to the war or negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General. In return for all this, the British would defend the ruler from his enemies and adopt a policy of no interference in internal matters of the allied state. इसको मैं समझाती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट वे में, कि सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किसने करी वो समझ आ गया, लॉर्ड वेलेस्ली ने करी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वो देखो अगर मैं बात करूँ कि सब्सिडरी अलायंस क्या थी, तो इसके बारे में ये था सब्सिडरी अलायंस में इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक इंडिपेंडेंट किंगडम के साथ हूँ, यहाँ सपोज आई एम फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद सपोज,
तो इस निज़ाम ने अगर सब्सिडी अलायंस साइन कर ली तो उसमें ये होता है कि उसको एक परमानेंट ब्रिटिश ऑफिसर अपनी टेरिटरी में रखना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा सब्सिडी। सेकेंड पॉइंट इसका ये था, कोई भी इंडियन रूलर जिसने सब्सिडी अलायंस साइन करी है उसको ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा अपने कोर्ट के अंदर। तीसरा पॉइंट, कोई भी इंडियन रूलर किसी भी यूरोपियन आर्मी को अपनी सर्विस में नहीं रख सकता, और अगर उसको रखना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले गवर्नर जनरल से या कंपनी से। चौथा पॉइंट है, कोई भी इंडियन रूलर अकेले वॉर पे नहीं जाएगा, ना ही किसी दूसरे रूलर के साथ नेगोशिएट करेगा बिना कंपनी को बताए। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये था कि इसके बदले में ब्रिटिशर्स उस रूलर को डिफेंड करेंगे किसी भी उसकी एनिमीज से, और ये प्रॉमिस किया गया था कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल मैटर पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो प्रॉमिस था ना, जो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो तो नेचुरली ही हो ही नहीं सकता। इतना सारा इंटरफेरेंस था, मतलब आपके कोर्ट के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट परमानेंट बैठा है, आप उसको पे भी कर रहे हो, आप किसी और रूलर से वॉर पे भी नहीं जा सकते, किसी और रूलर दूसरे स्टेट के रूलर के साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप किसी यूरोपियन को सर्विस में नहीं रख सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी, आप जो है किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे विदाउट द कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। इसके बदले में आपको उनको पैसे देने ब्रिटिशर्स को कि आप हमें प्रोटेक्ट करें दूसरे फोर्सेस के साथ। तो ये था सब्सिडी अलायंस। बहुत क्लियर शब्दों में समझ में आया सब्सिडी अलायंस। कमिंग टू दिस पॉइंट कि कौन कौन से इंडियन प्रिंसेस थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस सिस्टम इस्टेब्लिश किया। सबसे पहला था निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1790 और 1800 में करने वाला। उसके बाद रूलर ऑफ मैसूर 1799, तंजौर 1799, नवाब ऑफ अवध 1801, पेशवा ने भी किया था, भोंसले राजा ऑफ बिरौर ने भी किया था, सिंधिया राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी एंड रूलर ऑफ भरतपुर। होलकर्स वर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट सब्सिडी अलायंस इन 1818 में। अगर मैं बात करूँ तो मराठा सबसे लास्ट में थे सबसे पहले जो था जिसने एक्सेप्ट किया था वो तो निज़ाम, सबसे लास्ट में थे मराठास, होलकर मराठास। ये पॉइंट समझ आया आपको? तो बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉइंट का। अगर मैं रणजीत सिंह की बात करूँ तो एंग्लो पंजाब वॉर भी हुआ था, सिख अफगान वॉर भी हुए थे, बहुत सारे वॉर हुए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे हिस्ट्री के अंदर। तो सब्सिडी अलायंस सबको समझ आया, क्यों हुआ था ये समझ आया, क्या रीजंस थे इसके समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज गिवन बाय डुप्ले, लॉर्ड डलहौजी, जॉन शॉर और नन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी दी थी। वही है कि अब ये क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो इस पॉलिसी को मैं बताती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स थे वो क्या कहता है कि जो अडॉप्टेड सन है, जैसे मान लो किसी रूलर है उसका कोई बेटा नहीं है और उसने कोई बेटा गोद लिया, तो वो हायर तो हो सकता है बट वो फादर की फादर जो फादर है उसके फर्स्ट फादर, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसका स्टेट का मालिक वो नहीं बन सकता। ये ब्रिटिश डिसाइड करेगी कि वो स्टेट का मालिक बनेगा या फिर स्टेट को अपने में मिला लिया जाएगा। तो बेसिकली डलहौजी ने क्या किया था, सारे स्टेट्स को अपने में ही मिला लिया था। जो जितने भी इंडियन मतलब जो रूलर्स थे जिनके कोई बेटा नहीं था, वो जो मर गए थे, उन्होंने किसी को जो एक्सेप्ट भी किया था उनको माना ही नहीं, तो उन्होंने अपने में मिला लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स है 17, झांसी, नागपुर, अदर स्मॉल स्टेट्स है जयपुर, संबलपुर, भगत। तो ये रीज़न था। लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स भी किया था, अवध को भी एनेक्स किया था 1856 के अंदर, नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके ऑन ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। समझ आ? तो यार इसका ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, क्योंकि अवध को उसने लास्ट एनेक्स किया था 1856 में ड्यू नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके मिस गवर्नमेंट। अब 1857 में हो गया था रिवोल्ट। तो इसकी पॉलिसी बहुत मेजर फैक्टर है रिवोल्ट होने के लिए। 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी ये समझो कि इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी ना लॉर्ड डलहौजी की, वो लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। इसी की पॉलिसी के चक्कर में रिवोल्ट हुआ थी 1857। ये मेजर फैक्टर है। अब मैं ये बताऊं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर इसके समराइज़ किया जाए ब्रिटिशर्स को इन इंडिया सुपीरियर आर्मी मिलिट्री में, मैंने बताया था सुपीरियर नाम से डिसिप्लिन इनका अच्छा था। ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, फोर्थ में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, मैसूर कंक्लूड हो गया था। एंग्लो मराठा स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, सेकंड ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, सेकंड वाले में ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी। हाँ, 3 ट्रीटी हुई थी फर्स्ट एंग्लो में, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ऑलमोस्ट सब हार गए थे मराठास। तो रीज़न क्या था मराठास का, एक तो इनफ लीडरशिप, कोई लीडरशिप नहीं थी।
नेचर ऑफ स्टेट डिफेक्टिव था, पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, मिलिट्री सिस्टम इनके बहुत कमज़ोर थे, इकोनॉमिक इनके पास कुछ नहीं था, जो लूटते थे वही उसी से ये लोग रहते थे, तो इनके पास एक वेल बैकएंड नहीं था, इनके पास बैकअप नहीं था इकोनॉमिक पावर का, सुपीरियर पावर इनके पास ज़्यादा थी नहीं, इंग्लिश की डिप्लोमेसी अच्छी थी, इंग्लिश आउटलुक प्रोग्रेसिव था। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में, रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, एंग्लो सिख वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, पॉलिसीज़ दी गई, सब्सिडरी अलाइंसेज हुए, वेलेस्ली की जो थे सब्सिडरी अलाइंस हो गए लॉर्ड वेलेस्ली का, उसके बाद में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ लैप्स आ गया लॉर्ड डलहौजी का। तो इतने सारे फैक्टर्स एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन होने के ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इस चैप्टर में आपको लगा होगा क्वेश्चन इसलिए कम है क्योंकि बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। और जो थ्योरी मैंने बताई ना, जो समराइज़ किया वो समरी को एक पेपर में लिख लेना, नोट कर लेना, उससे आप लास्ट टाइम के रिविजन में काफ़ी हेल्प, क्योंकि आप पूरी स्पेक्ट्रम तो उठा के नहीं देखेंगे ना लास्ट टाइम, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो आप देखेंगे तो घूम जाएंगे कि क्या क्या हो रखा है, इतना कुछ नहीं जाना। ये काफ़ी है जो मैंने स्लाइड्स बनाई है जिसमें जो थ्योरी डाला है, ये काफ़ी थ्योरी है, आप इसी को कर जाना और इसी के क्वेश्चन जो है ट्रीटीज़ को लेकर के याद कर लेना। क्वेश्चन अगर इसमें से आए तो ट्रीटीज़ के अलावा कहीं से बाहर से नहीं आएंगे। बेसिकली तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते नहीं, बट ट्रीटी से कभी पूछ लेती कि ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में हुई थी, तो ये आना चाहिए कि एंग्लो और मराठा के बीच में, ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में हुई थी, ट्रीटी ऑफ यादवू एंग्लो और बर्मा के बीच में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सागोली इन एंग्लो और नेपाल के बीच में हुई थी। ज़्यादा यही ट्रीटी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इतना डीप में आप इसमें मत कि टाइम वेस्ट मत करना, बट हाँ सब्सिडरी अलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना। किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली ने दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको मैंने बता ही दिया, डलहौजी ने दिया था, और इसका मेन फैक्टर था रिवॉल्ट होने का 1857 में, वो हम आगे के चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। अभी इस चैप्टर में इतना ही था, तो इतने मैंने आपको समरी और क्वेश्चंस के बीच में बताया। आप इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों को भेजो। मैंने कहा ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो सबको भेजो ना, ताकि वो भी सीख पाएँ सारी चीज़ें। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। जो मेन रिवॉल्ट हुआ था 1857 से, उसके बीच में भी कुछ कुछ छोटे मोटे लड़ाइयाँ वगैरह हुए थे, तो वो एक इतना इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव नहीं है। सिविल अपराइजिंग्स वगैरह हुए थे, थोड़े बहुत हुए थे रिवॉल्ट मेमोरीज़ के, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके बाद में हम सीधा कवर अप करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। पहले वाला चैप्टर का मैं आपको थोड़ा बहुत आउटब्रेक दूंगी, आउटलुक दूंगी, थियरी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या है उसके अंदर, बट आप अभी इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना। बाकी तीनों वीडियोस जो गए उनको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। चैनल को लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो टिल देन बाय बाय।